हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। अब देखिए, मैं फिर क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि क्या क्या आपका टॉपिक रहेगा। टोटल कितने टॉपिक है? टोटल 30। और कुछ बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। और बात छोड़ी थी मैंने सेंटेंस बनने के लिए किन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहती है, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए तो देखिए, व्हाट डज अ सेंटेंस नीड। क्या लिखा? देखिए, व्हाट डज सेंटेंस नीड। अब देखिए, सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स का आपको आवश्यकता होती है, तो इस पे आप ज़रा गौर करेंगे अभी। तो देखिए, सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं बेसिक, वो पहले बात करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस में क्या होता है आपका? SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो एस का मीनिंग क्या होगा? सब्जेक्ट, वी से क्या होगा? वर्ब, और ओ से क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये होते हैं आपके तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसके? सेंटेंस के। सब्जेक्ट, वर्ब, और क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सवाल पैदा होता है कि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है? तो देखिए, वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, लेकिन सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है। एक स्थिति ऐसी बनती है जहाँ बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अच्छा, सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है? ये भी देखना होता है। और सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है? इस पर भी विचार करेंगे अभी। तो देखिए, सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरह से सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी नहीं होता है, उसके बगैर सेंटेंस बन सकता है। तो ऐसा कौन सा वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है? ऐसा कौन सा वाक्य होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है? और सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना बेहद ज़रूरी है, उसके बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सा वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है? और ऐसा कौन सा वाक्य बन के आता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है? तो सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना ज़रूरी होता है। अब देखिए, वर्ब कौन सी होती है। लेकिन देखिए, वर्ब को डिस्कस करने से पहले मैं एक वाक्य लिखता हूँ, छोटा सा वाक्य। आप बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, बस। अब बोलना सुनना अलग बात होगी, लेकिन अब बात करते हैं ग्रामेटिकली। देखिए, वाक्य लिख रहा हूँ मैं। क्या लिखा है? गौ। अब देखिए, अपने आप में पूरा वाक्य ही है। गो के साथ क्या लिखा हुआ? फुल स्टॉप लिखा हुआ। तो वाक्य बन गया पूरा का पूरा। और इस वाक्य का मीनिंग क्या बताएं? इसका मीनिंग निकलेगा जाओ, या फिर जाइए, या फिर जा। जब आप बोलते हैं कम, तो इसका मतलब क्या होगा? आ जाओ, आ जाइए, या फिर आ जाओ। कई बार बोलते हैं सिट डाउन, तो क्या हो गया? बैठ जाओ। स्टैंड अप का मतलब क्या हुआ? खड़े हो जाओ। तो देखिए, गो, कम, सिट डाउन और स्टैंड अप में सब्जेक्ट है ही नहीं। वाक्य शुरू कैसे हो रहा है आपका? वर्ब से हो रहा है। तो ऐसा कौन सा वाक्य होता है जो बिना सब्जेक्ट का होता है भाई? तो इस तरह के वाक्य होते हैं। जानते इस वाक्य का नाम क्या है? इसी क्या बोलेंगे आप? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? आज्ञार्थक वाक्य, या फिर क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है। तो देखिए, सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है, और सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी नहीं होता है। जानते क्यों? क्योंकि गो के पहले भी कुछ नहीं है और गो के बाद भी कुछ नहीं है। इसका मतलब अकेली गो से क्या हो गया? आपका सेंटेंस बन गया। इसका मतलब सेंटेंस बनने के लिए कम से कम एक शब्द, और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इस पर रोक टोक नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो वो कौन सी वर्ब होती है जिसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है? तो देखिए, इंग्लिश में दो तरह की वर्ब होती है। एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, और एक वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। इन दोनों वर्ब में बहुत अंतर होता है। फाइनाइट वर्ब का अपना मतलब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना मतलब होता है। तो सेंटेंस को आगे बढ़ाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी वर्ब है जिसके बगैर आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो पहले डिस्कस करना पड़ेगा वर्ब के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सेंटेंस बनाने के हिसाब से बात करते हैं अभी कि कौन सी वर्ब
सेंटेंस बनने के लिए ज़रूरी होती है और कौन सी वर्ब सेंटेंस के लिए ज़रूरी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए दो तरह की वर्ब होती है इंग्लिश में, कौन कौन सी होती है देखिए। देखिए एक वर्ब होती है आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। और दूसरी वर्ब का नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए एक वर्ब क्या होगी आपकी? फाइनाइट वर्ब, और दूसरी कौन सी होगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब? तो देखिए ये तो टेक्निकल नाम हो गए आपके, कौन से? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसको थोड़ा समझते हैं देसी अंदाज में। फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जिनका अपना टेंस होता है, जिनसे ये पता चलता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिनका अपना टेंस नहीं होता है, उन क्रियाओं से आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता चलता ही नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके अपने टेंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। और जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते वो क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इसको पूरा का पूरा एक बार क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ठीक बात है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले वर्ब के कुछ और टाइप्स भी होते हैं, तो जानते कौन कौन से होते हैं? तो मैं पहले उनको एक बार आपके सामने लिख लेता हूँ, फिर उस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए होगी आपकी वर्ब की टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती है। देखिए यहाँ जो बात कर रहा हूँ मैं अलग बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग बात कर रहा हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे पास एक वर्ब कौन सी होती है? मैन वर्ब होती है। और देखिए मैन वर्ब का मतलब क्या हुआ? ऐसी क्रियाएं जिनमें क्या होते हैं? एक्शन होते हैं, क्या होती है आपकी? मैन वर्ब होती है। और देखिए मैन वर्ब की होती है फॉर्म्स, जिन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें एक्शन वर्ब भी माना जाता है, जिसमें एक्शन होता है। और इसमें कितने फॉर्म होते हैं? टोटल 5। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सब क्या होती है आपकी? फोर्थ फॉर्म। ये सारी फॉर्म्स होती है वर्ब की। तो देखिए मैन वर्ब की क्या होती है आपकी? फॉर्म्स होती है, ठीक बात है। अभी कौन कौन सी होती है मैं एक क्रिया लिख के आपको समझा देता हूँ बेसिक के लिए। तो देखिए ये फर्स्ट वर्ब है आपकी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसे बोलेंगे फोर्थ, और इसे बोला जाता है फिफ्थ वर्ब। ये क्या होगी आपकी? मैन वर्ब हो गई। कौन सी हो गई? मैन वर्ब। उसके बाद कौन सी वर्ब होती है? देखिए बी वर्ब होती है। अब देखिए बी वर्ब में कौन कौन सी होती है? तो देखिए बी वर्ब में कौन कौन सी होती है? इज़हारम होती है, वजर होती है, और बी, बीइंग और बीन होती है। अब देखिए तीसरी वर्ब कौन सी होगी आपकी? कौन सी होती है? हैव वर्ब होती है। अब देखिए हैव वर्ब में कौन कौन सी होती है? ये तीन वर्ब किस में आती है आपकी? हैव वर्ब में आती है। उसके बाद कौन सी होती है? देखिए कौन सी होती है? डू वर्ब्स होती है। अब देखिए डू वर्ब कौन कौन सी होती है? ये होती है तीन, डू, डज और क्या होती है आपकी? डिड होती है। और फिर कौन सी होती है? देखिए क्या होती है? देखिए मॉडल्स होती है। वो क्रिया जिनमें पहले से क्या होता है? कोई इनको भाव छुपा होता है, जिन्हें भाववाचक क्रिया बोलते हैं। क्या होती है आपकी? मॉडल्स होती हैं। कितनी होती है वैसे? तो अभी बात करते हैं, ये 13 होती है। कौन कौन सी? देखिए तो देखिए ये होती है आपकी मॉडल वर्ब्स होती है। कौन कौन सी होगी? देखिए विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, और क्या हो गया आपका? ऑट टू। कितनी होगी? टोटल 13 वर्ब्स होती हैं, जो क्या कहलाती है आपकी? मॉडल वर्ब्स कहलाती है। ये सारी की सारी वर्ब्स है, और पूरी की पूरी इंग्लिश इसी में आपकी घूमती रहेगी। तो क्या कहा? देखिए मैन वर्ब हो गई, बी वर्ब हो गई, हैव वर्ब हो गई, डू वर्ब और क्या होगी आपकी? मॉडल वर्ब्स होगी। अब देखिए इन्हीं क्रियाओं में से आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्रियाओं से आपका टेंस पता चलता है,
और कौन सी से टेंस पता नहीं चलता है। जिनसे टेंस पता चलेगा वो क्रिया कैसी होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब, और जिनसे टेंस पता नहीं चलता वो कैसी होगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब देखिए मैन वर्ब में वो कौन सी क्रिया होती है जिनका टेंस होता है और जिनका टेंस नहीं होता है। अब देखिए बी वर्ब में इज आर एम का टेंस होता है प्रेजेंट, वॉज का टेंस क्या होता है पास्ट, और बी बीइंग और बीइंग का टेंस नहीं होता है। इसी तरह से हैज़ हैव हैड के अपने टेंस होते हैं, डू वर्ब में डू डज डिड का अपना टेंस होता है, और जितने भी मॉडल्स हैं इनके भी अपने खुद के टेंस होते हैं। तो जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं वो क्रिया क्या होती है आपकी, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो अब मैं लिस्ट आउट करता हूँ इनमें से फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होगी। तो देखिए इनमें से मैं डिस्कस करता हूँ फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होगी आपकी। तो ये बात कर रहे हैं अपन कि सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, उसके बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो देखिए फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होगी। तो देखिए फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होगा हिंदी में, तो जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं वे क्रिया क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब का अपना क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट होता है, और ख़ास बात देखिए एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब यूज़ हो सकती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप साथ साथ में लिखते रहना। तो देखिए फाइनाइट वर्ब का क्या होगा, तो देखिए फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस होता है, मतलब होता है, मतलब होता है। अब देखिए मतलब यही है कि जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो इसका अपना क्या होता है, टेंस होता है। अब देखिए जो भी फाइनाइट वर्ब होती है उसका अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो देखिए फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस होता है, फाइनाइट वर्ब का अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ख़ास बात देखिए एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब आपकी यूज़ हो सकती है। यदि वाक्य आपका पूरा है तो उसमें फाइनाइट वर्ब कितनी होगी, सिर्फ एक ही होगी, इसके अलावा फाइनाइट वर्ब यूज़ हो सकती ही नहीं। और मान लीजिए और फाइनाइट वर्ब उसमें यूज़ हो रही है तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, और सेंटेंस बन रहा है तो फिर एक सेंटेंस नहीं हो सकता, वो एक अगला वाक्य फिर बन जाएगा। तो सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, उसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो तीन बातें आपके समझ में आ गई। फाइनाइट वर्ब का अपना क्या होता है, टेंस, फाइनाइट का अपना क्या होता है, सब्जेक्ट, और फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में एक ही यूज हो सकती है, उसके अलावा संभव ही नहीं है। तो अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब होती कौन कौन सी है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती। तो देखिए पहले डिस्कस करते हैं कहाँ से, मैन वर्ब से। तो देखिए मैन वर्ब में दो बातें होती हैं, फाइनाइट वर्ब भी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। अब मैन वर्ब में फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है वो देखिए। तो देखिए फाइनाइट वर्ब में से, तो देखिए क्रिया का जो पहला फॉर्म है, क्रिया का जो रूट वर्ड है, क्रिया का जो डिक्शनरी वर्ड है वो हमेशा कैसा होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। देखिए हमेशा प्रेजेंट टेंस बताता है, और कैसा होता है, देखिए ये हमेशा होता है प्लूरल। तो क्रिया का जो पहला फॉर्म है वो हमेशा कैसा होता है, प्रेजेंट में होता है, और हमेशा कैसा होता है, ये प्लूरल होता है। तो क्रिया का जो डिक्शनरी वर्ड होता है, क्रिया का जो मूल फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्रेजेंट, और कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक बात है। अब देखिए दूसरी वर्ब कौन सी होगी। अब देखिए फर्स्ट वर्ब में आप क्या लगाते हैं, एस और एस। किस रूप में लगाते हैं आप, सफिक्स के रूप में। अब देखिए सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो देखिए एस और एस वो प्रत्यय होते हैं जो कभी तो बनाते हैं सिंगुलर और कभी बनाते हैं प्लूरल। अब देखिए एस एस यदि नाउन में लगता है तो क्या बन जाता है, नाउन प्लूरल, और वर्ब में लगने से वर्ब कैसी बनेगी आपकी, सिंगुलर बनेगी। तो देखिए वर्ब प्लस एस और एस ये भी कैसी होती है आपकी, प्रेजेंट होती है। ठीक बात है। और कैसी होती है ये, तो देखिए क्रिया के पहले फॉर्म में एस एस लगाने के बाद वो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो क्रिया का पहला फॉर्म डिक्शनरी वर्ड हमेशा कैसा होता है, प्लूरल, और क्रिया का पहला फॉर्म सफिक्स एस एस के साथ वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे क्या हो गया आपका, गोस। ठीक है। उसके बाद कौन सी वर्ब होती है, देखिए फर्स्ट वर्ब हो गई। फर्स्ट वर्ब की दोनों बातें हो गई, प्लूरल और कैसी होगी आपकी, सिंगुलर। और फिर किसकी बात करते हैं, सेकंड वर्ब होती है। अब देखिए जो सेकंड वर्ब है
ये हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है जिसका अपना टेंस क्या होता है, पास्ट होता है। इट इज़ ऑलवेज पास्ट। और बताओ कैसी होती है सिंगुलर के प्लूरल, तो सेकंड वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं। ये सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, मतलब इस क्रिया का सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और इस क्रिया का सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। तो कैसी होगी ये, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकती है। तो ये तो होगी आपकी 3 मेन वर्ब जिनका अपना क्या होता है, टेंस होता है। ठीक बात है। और बाकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिसकी बात करेंगे आगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसकी बाद में बात करेंगे। उसके बाद जितनी भी बी वर्ब होती हैं इनमें से क्या होगा, देखिए इज आर एम वॉज वर्ब कैसी होती है आपकी, फाइनाइट वर्ब होती। तो देखिए बी वर्ब में क्या होगा, तो देखिए इज आर एम कैसी होती है, हमेशा प्रेजेंट होती है। इज कैसी होती है, सिंगुलर। आर कैसी होती है, प्लूरल। और एम आई के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है जो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। तो इज कैसा होता है, प्रेजेंट का सिंगुलर। आर कैसा हो गया, प्रेजेंट का प्लूरल। और एम कैसा हो गया, जो आई के साथ यूज होता है, पहले से फिक्स है, कुछ नहीं कर सकता अब इसमें। अच्छा उसके बाद कौन सी वर्ब होगी आपकी, वॉज और वर। अब देखिए वॉज वर से क्या पता चलेगा आपको, पास्ट टेंस का। और वॉज कैसा होता है, सिंगुलर। और वर कैसा होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद ये बी, बीइंग और बीन, ये फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जिनका अपना टेंस नहीं होता है, जिनका अपना सब्जेक्ट भी नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए हैव वर्ब में क्या गया हुआ, तो देखिए हैज़ हैव क्या हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया। अब देखिए हैज़ कैसा होता है, सिंगुलर। और हैव कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है। और हैड कैसा हो गया आपका, पास्ट हो गया। तो देखिए बी वर्ब में क्या हुआ, इज आर एम और वॉज और कैसी वर्ब होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब है। और बी, बीइंग और बीन ये कैसी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और हैव वर्ब में कौन सी होगी, हैज़ हैव कैसी होगी, प्रेजेंट। और हैड कैसी होगी आपकी, पास्ट की वर्ब होगी। तो मेन वर्ब का फाइनाइट वर्ब फर्स्ट का सिंगुलर फॉर्म और सेकंड फॉर्म। बी वर्ब में इज आर एम वॉज वर, हैव वर्ब में हैज़ हैव और हैड। अब देखिए आगे डू वर्ब में क्या क्या होता है। देखिए डू वर्ब में क्या होगा आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए। तो देखिए डू और डज, प्रेजेंट। अब देखिए डू कैसा होता है, प्लूरल। और डज कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और कैसी होती है, प्रेजेंट की होती है। फिर देखिए क्या होता है, डिड, ये होता है आपका पास्ट। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद कौन सी क्रिया बची अपने पास, मॉडल्स। और देखिए जितने भी मॉडल्स हैं आपके 13 के 13 सारे कैसे होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब होती हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, फाइनाइट वर्ब होते हैं 13। इसका मतलब कितनी वर्ब होगी टोटल आपकी फाइनाइट वर्ब, जरा देखिए फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी। देखिए 3 तो हो गए आपके मेन वर्ब के, 3। उसके बाद 3 किसके हो गए, बी वर्ब में प्रेजेंट के। और 2 हो गए बी वर्ब में पास्ट के। तो देखिए 3 ये और 2 कितने हो गए, 5। 5 और 3 क्या हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितनी होगी आपकी फाइनाइट वर्ब, 14 तो ये हो गई। और उसके बाद बची अपने पास क्या, मॉडल्स। इसका मतलब टोटल 27 फाइनाइट वर्ब्स होती है आपके पास। कितनी होती हैं, 27 फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जिसमें 3 तो होती है मेन वर्ब और बाकी सारे के सारे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कहाँ से निकल के आती है, बी वर्ब में से, हैव वर्ब में से, डू वर्ब में से, और कहाँ से निकली आपकी, मॉडल वर्ब में से। तो टोटल फाइनल वर्ब कितनी होगी अपने पास, 27। और इन 27 क्रियाओं को अपना सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट होगा तो इनमें से किसी न किसी फाइनाइट वर्ब का होना क्या होगा, ज़रूरी होगा। उसके बगैर आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए फाइनाइट का अपना टेंस होता है, सब्जेक्ट होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में आ सकते हो। ये सारी की सारी क्या होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक बात है। अब बात करते हैं किसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं, देखिए ये कौन कौन सी होती है। तो
तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ से निकलेगी वो देखिए आप। तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब पहले कहाँ से निकलती है, आपकी मेन वर्ब में से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? और देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में खास बात क्या है, तो देखिए जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं वो क्या होती है, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। देखिए डिफरेंस देखिएगा ज़रा, फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस नहीं होता है। तो देखिए फाइनाइट का अपना क्या होता है, टेंस, तो नॉन फाइनाइट वर्ब का इसका अपना टेंस होता ही नहीं है और इसका सेंटेंस में कोई रोल नहीं है, सेंटेंस बनने के लिए इसका होना ज़रूरी नहीं है, तो इसका अपना टेंस नहीं होता है। और देखिए जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते उनका सब्जेक्ट भी नहीं होता, उनका सब्जेक्ट भी नहीं होता। तो क्या होगा, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, नो सब्जेक्ट। और ख़ास बात देखिए, सेंटेंस बनने के लिए एक ही फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होती है और सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कितनी भी यूज हो सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं है। ठीक बात है। तो सेंटेंस बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं होती, उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। लेकिन खास बात देखिए, एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस का विस्तार कौन सी वर्ब करेगी, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब करेगी, क्योंकि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में सिर्फ एक ही आ सकती। तो इसका अपना टेंस नहीं होगा, इसका अपना सब्जेक्ट नहीं होगा और सेंटेंस बनने के लिए इसका होना ज़रूरी नहीं होता है और सेंटेंस में कितनी भी यूज हो सकती है, इस पर रोक टोक भी नहीं है। तो नो लिमिटेशंस। तो सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती है, इस पर लिमिटेशंस भी नहीं है। तो चार बातें हो गई। अब ये वर्ब होती कौन कौन सी देखी, तो ये पहले कौन सी होगी, ये होगी आपकी थर्ड वर्ब। अब देखिए थर्ड वर्ब का नाम क्या होता है, इसकी बात करेंगे। लेकिन देखिए थर्ड वर्ब दिखती कैसी है वो पहले देखिए। तो देखिए ये नॉर्मली कैसे बनती है, ईडी से, ईएन से या फिर टी लगकर बनती है नॉर्मली। वैसे और भी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली थर्ड वर्ब कैसे बन के आती है, सफिक्स के रूप में क्या लगता है, ईडी, क्या लगता है, ईएन, और क्या लगता है, टी लगता है। और जानते हैं इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसी क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ठीक बात है। अब देखिए ईडी फॉर्म कैसे बनती है, ईडी, ईएन और टी कैसे बनती है, तो देखिए क्या हुआ, देखिए हेल्प्ड थर्ड वर्ब है, ईडी लगी हुई है, ब्रोकन थर्ड वर्ब है, ईएन लगा हुआ है, और लांट थर्ड वर्ब है, टी लगा हुआ है। तो ये होगी आपके पास पार्टिसिपल। उसके बाद कौन सी वर्ब होती, देखिए उसके बाद होती है आपकी फोर्थ वर्ब। क्या होती है, फोर्थ वर्ब होती है, जो कैसी दिखती है ज़रा देखिए। तो देखिए क्रिया का जो पहला फॉर्म है उसमें क्या लगा होता है आपका, आईएनजी, इसे क्या बोलते हैं आप, फोर्थ वर्ब बोलते हैं। ठीक बात है। और इस वर्ब को दो नाम से जाना जाता है, देखिए इसे बोलते हैं जेरंड और इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जेरंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए दोनों कंडीशन में इसका रूप कैसा है, सेम है, लेकिन दोनों के यूज में क्या है, अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने पहले भी कहा था शब्द दिखने में एक जैसे हो सकते हैं लेकिन यूज में अंतर होता है। तो एक ही शब्द के स्थान बदलने से मीनिंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यहाँ पे कभी क्या कहलाएगा जेरंड और कभी क्या कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी कैसे कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, इसका डिस्कशन करेंगे बाद में। तो एक वर्ब कौन सी होगी आपकी, थर्ड वर्ब, एक कौन सी होगी आपकी, फोर्थ वर्ब। अब देखिए अगली वर्ब कौन सी होगी नॉन फाइनाइट में, वो देखिए। तो देखिए नेक्स्ट वर्ब कौन सी होगी आपकी नॉन फाइनाइट में, फिफ्थ वर्ब होगी। क्या होगी आपकी, फिफ्थ वर्ब होगी। और देखिए कैसे दिखती है, तो देखिए फर्स्ट वर्ब के साथ क्या लगा मिलेगा आपको, टू, तो क्या कहलाएगी आपकी, ये फिफ्थ वर्ब कहलाती है। और इसका नाम क्या होता है, देखिए
इसे बोला जाता है क्या अभी टू इन्फिनिटिव बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे फुल इन्फिनिटिव। तो यहाँ तो इसे बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, यहाँ इसे बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव बोला जाता है। इसको बोलते हैं क्या फिफ्थ वर्ब। तो पहली कौन सी होगी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, दूसरी कौन सी होगी फोर्थ जिसे जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों नाम से जाना जाता है। और फिर क्या होगा फिफ्थ वर्ब, ये होती है टू फर्स्ट वर्ब जिसे क्या बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, यहाँ इसे बोला जाता है फुल इन्फिनिटिव। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी होती है फर्स्ट वर्ब। अब देखिए फर्स्ट वर्ब आपने यहाँ भी लिखी है और फर्स्ट वर्ब आप यहाँ भी लिख रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट वर्ब फाइनाइट भी होती है और नॉन फाइनाइट भी होती है। जब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है तो हमेशा कैसा होगा आपका फाइनाइट वर्ब, और सब्जेक्ट के साथ नहीं है तो कैसी होगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तब इसे क्या बोलेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि फर्स्ट वर्ब कब तो होती है फाइनाइट वर्ब और कब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए फर्स्ट वर्ब यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस्तेमाल हो रही है तो हमेशा कैसी होगी फाइनाइट वर्ब, और इसके अलावा यदि फर्स्ट वर्ब सेंटेंस में कहीं भी यूज होती है तो हमेशा कैसी होगी वो नॉन फाइनाइट। तब उसका नाम क्या होगा बेयर इन्फिनिटिव होगा, जो भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ जिसमें टू लगा होता है। बेयर का मतलब क्या हुआ अच्छा फर्स्ट वर्ब तो है लेकिन साथ में टू लगा हुआ नहीं है। अच्छा उसके बाद कौन सी होगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कैसा दिखता है देखिए तो देखिए दो तरह से मिलके बनता है। ये हैविंग होता है, हैविंग के साथ क्या होता है आपका थर्ड वर्ब, और दोनों मिलकर क्या बोला कहा जाता है ये इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो कितने हो गए आपके देखिए पास्ट पार्टिसिपल, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव, और क्या हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। कैसे बन के आएगा आपका हैविंग थर्ड वर्ब से बन के आता है। तो सेंटेंस बनने के लिए कौन से वर्ब का होना जरूरी होगा भाई फाइनाइट वर्ब का होगा। और फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है ज़रा देखिए। फर्स्ट वर्ब प्लूरल प्रेजेंट, फर्स्ट वर्ब सफिक्स एस एस के साथ सिंगुलर प्रेजेंट, सेकेंड वर्ब पास्ट सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है। उसके बाद बी वर्ब में इज आर एम और वॉज वर्ब, हैव वर्ब में हैज़ हैव और हैड, डू वर्ब में डू डज और डिड, और मॉडल्स में सारे के सारे कैसे होते हैं आपके फाइनाइट वर्ब होते हैं। अच्छा उसके बाद कौन सी वर्ब होती है देखिए आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी होती है बी वर्ब होती है, जिसमें क्या होता है बी बीइंग और क्या होता है बीन। ये सारी क्या होगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो वाक्य बनने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं होता है। कितनी भी क्रिया इस्तेमाल हो सकती है नॉन फाइनाइट एक सेंटेंस में, लेकिन फाइनाइट वर्ब कितनी होगी सिर्फ एक ही होगी। अब देख कभी कभी क्या होता है क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द हो सकता है। तो देखिए जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होता है तो जानते क्या होता है उस क्रिया का पहला शब्द क्या होता है फाइनाइट, और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो उस क्रिया का पहला शब्द देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो उस क्रिया का पहला शब्द क्या होता है फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद आने वाले सारी की सारी जो क्रियाओं की फॉर्म्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। उनका सब्जेक्ट से और टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब कैसे होगा ज़रा देखिए। तो क्रिया में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम वर्ड। तो देखिए मिनिमम शब्द कितने होते हैं क्रिया में एक, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 4 शब्द हो सकते हैं। तो क्रिया में मिनिमम वर्ड होता है एक और मैक्सिमम कितने होते हैं 4 शब्द हो सकते हैं। कौन कौन से ज़रा देखिए। तो मैं एक बार लिखता हूँ वर्ब का कॉम्बिनेशन, उसमें कौन सी वर्ब आपकी फाइनाइट और कौन सी वर्ब होगी आपकी नॉन फाइनाइट। तो देखो गो कैसी होगी फाइनाइट भी हो सकती है नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। गोज हमेशा कैसी होती है फाइनाइट वर्ब, वेंट कैसी होती है हमेशा फाइनाइट वर्ब, और गॉन कैसी है हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब है आपकी। गोइंग कैसी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, और टू गो ये कैसी होगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो ये क्या होगी आपकी फाइनाइट वर्ब, तब तो प्रेजेंट टेंस, और नॉन फाइनाइट वर्ब हुई तो क्या होगी ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाएगी आपकी। ठीक बात है। गोज हमेशा कैसी होती है फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि एस लगी वर्ब हमेशा टेंस वाली होती है सिंगुलर प्रेजेंट होती है।
और सेकंड वर्ब हमेशा कैसी होती है, हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है, और बाकी सारी कैसी होती है, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब बात करते हैं क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द कैसे होते हैं, तो देखिए ज़रा। क्या होगा, देखिए विल हैव बीन टीचिंग। अब देखिए क्रिया में शब्द कितने हो गए मैक्सिमम, तो देखिए टीच कैसी होगी आपकी फाइनाइट वर्ब में, प्रेजेंट के रूप में मानते हैं तो, और वैसे वेरी इन्फिनिटिव भी होती है नॉन फाइनाइट। टीचेज कैसी होगी, फाइनाइट वर्ब। टॉट कैसी होगी, अभी सेकंड भी है और थर्ड भी है, तो ये फाइनाइट भी है और नॉन फाइनाइट भी, जिसका डिस्कस करेंगे अभी। ये जो टीचिंग में क्या हुआ, तो देखिए इन सब में तो सिंगल सिंगल वर्ड है। अब यहाँ कितने शब्द हैं आपके पास, 2 शब्द हैं, कौन से, इज और टीचिंग। अब देखिए इज कैसा हो गया, फाइनाइट, और टीचिंग कैसा हो गया आपका, नॉन फाइनाइट। तो जब भी किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो क्रिया का पहला शब्द कैसा होता है, फाइनाइट, और बाकी क्या होंगे आपके नॉन फाइनाइट। तो अभी इस टीचिंग में कितने शब्द हैं आपके पास, 2 हैं, तो इस तो कैसा हो गया फाइनाइट, और टीचिंग कैसा हो गया नॉन फाइनाइट। और हैज़ टॉट में क्या हुआ, देखिए तो हैज़ कैसी होगी आपकी फाइनाइट वर्ब, और टॉट कैसा हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। विल बी टीचिंग में विल कैसा हो गया फाइनाइट, और बी और टीचिंग कैसी होगी आपकी नॉन फाइनाइट होगी। कितने शब्द हैं इसमें, 3 शब्द हैं। और विल हैव बीन टीचिंग कितने शब्द हो गए आपके पास, 4, जिसमें पहला शब्द क्या हो गया विल फाइनाइट, और बाकी जो आगे लिखे हैं तीनों ही हैव बीन और टीचिंग ये कैसे हो गए आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो पहला शब्द क्या होता है उसका फाइनाइट वर्ब होता है, और बाकी सारे कैसे होंगे नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब का संबंध कैसे होता है आपका सब्जेक्ट से होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब जो एक एग्रीमेंट होता है आपका सब्जेक्ट और वर्ब का, वो किसका होता है, तो देखिए सब्जेक्ट तो हमेशा होता ही होता है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। और फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी, तो देखिए मैंने अभी आपको बताई कौन सी होती है, 27 होती है, जिसमें 3 तो होती है मेन वर्ब और 24 होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कुल मिलाकर 27 वर्ब्स होती हैं, किस रूप में, फाइनाइट वर्ब का रूप में। तो वाक्य बनने के लिए क्या जरूरी हो गया फाइनली, तो देखिए व्हाट डज ए सेंटेंस नीड, तो सेंटेंस को जरूरत किसकी होती है, फाइनाइट वर्ब की होती है, उसके बगैर आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट आपको नहीं दिखता है, वाक्य कैसा होता है, तो वाक्य होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। अब वो सब्जेक्ट कौन सा होता है, क्यों नहीं दिखता है, ये ग्रामर के कुछ नियम है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो कौन सा वाक्य होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो कैसा होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा उसका डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अगली जो मेरी क्लास होगी कहाँ शुरू होगी, आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस से होगी, जहाँ वाक्य होने के बावजूद भी आपके पास सब्जेक्ट नहीं होगा। तो अपनी अगली क्लास कहाँ से शुरू होगी, तो अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू कहाँ से होगी, आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस से होगी। तो देखिए अभी जो मैंने क्लास कौन सी ली कि सेंटेंस में क्या ज़रूरत होती है, तो फाइनली इन सब को डिस्कस करने के बाद पता चला कि सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, न तो सब्जेक्ट ज़रूरी है और न ही ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, उसके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। और किसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो वो होगी आपकी फाइनाइट वर्ब, और वो कितनी होती है, टोटल 27 होती है, जिसमें 3 तो होती है मेन वर्ब और 24 होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से निकल के आती है, तो बी वर्ब में से होती है, डू वर्ब में से होती है, हैव वर्ब में से होती है, और मॉडल वर्ब में से निकल के आती है। 27 वर्ब होगी टोटल आपकी, ठीक बात है। अब क्या होगा, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो ये सारा का सारा क्या होगा, आपका वर्ब के टाइप्स हो गए। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज़ करते रहें, अच्छा लगेगा आपको। और किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, मतलब एक के बाद एक रेगुलर पढ़ते जाएंगे तो आपके समझ में आता चला जाएगा। और यदि आपने स्किप किया मैटर तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो अपनी अगली क्लास कहाँ से होगी, इम्पेरेटिव सेंटेंस से होगी, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच, कीप डूइंग, करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।